देखिए, अभी मैं आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पाठ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस पाठ को भी इस तरह से बताएंगे आपको A to Z बातें समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला भी वीडियो डाल करके बताने का प्रयास करेंगे यह कि आखिर कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आज के बाद कोई भी प्रश्न का जवाब इस पाठ से ना छूटे। तो अब ध्यान से समझिए, पाटलिपुत्र वैभव अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव, इसके बारे में यदि चर्चा करें तो पाटलिपुत्र की महत्व बढ़ाने में एक व्यक्तियों का योगदान नहीं बल्कि अनेकों व्यक्तियों का योगदान है, जिसमें देशी भी है और विदेशी भी है। यदि पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें तो पाटलिपुत्र की वैभव विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग इत्यादि क्षेत्र में बहुत प्राचीन समय से रहा है। अर्थात यह प्राचीन काल से ही बहुत उत्कृष्ट माना जाता था पाटलिपुत्र को, विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में और उद्योग इत्यादि के क्षेत्रों में भी। पाटलिपुत्र के महत्व के बारे में चर्चा करें तो काफी बढ़ाया गया है। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना किए थे, वेनसोंग, फाइयान इत्सिंग इत्यादि, ये सब के सब विदेशी यात्री थे। विदेशी यात्री उन्हें कहते हैं जो दूसरे देश से चलकर अपने देश में आते हैं। इसके बाद दामोदर गुप्त, जिनका जन्म पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ, आर्यभट्ट, इनका भी जन्म पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ, चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह जैसे कई अनेकों महान लोगों का जन्म पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ। और इन्होंने इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किए, इस तरह से लोगों को पाटलिपुत्र की वैभवता के बारे में बताएं कि लोग यह सोच करके पूरा चौंकने लगे कि क्या दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व फेमस पाटलिपुत्र है। तो कहने का तात्पर्य इन सभी के योगदानों से इतना आगे बढ़े पाटलिपुत्र कि इनके जैसा, ऐसा कहा जाता है कि पूरा भारत तो छोड़िए विश्व में नजर नहीं आते थे और कोई क्षेत्र। पाटलिपुत्र में ही जन्म हुआ था दामोदर गुप्त का। इन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं पाटलिपुत्र वैभवता के बारे में। आर्यभट्ट, वही आर्यभट्ट जिन्होंने कि सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमते हैं। और इतना ही नहीं, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तथा 0 के बारे में, इसी से सब संख्या बनता है। इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। इन्होंने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखे हैं। एक तरह से आर्यभट्ट, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, और इन्होंने काफी महत्व बढ़ाया किसका, पाटलिपुत्र का। चाणक्य, वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और राजमंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करके पाटलिपुत्र की वैभवता का वर्णन किया है। अशोक, वही अशोक जो 16 महाजनपदों में श्रेष्ठ मगध के राजा थे। अर्थात यह अशोक इतना और कोई शक्तिशाली राजा थे ही नहीं, और इनका भी जन्म हुआ है पाटलिपुत्र की भूमि पर। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, बड़े बड़े शासकों को आराम से हरा दिए, इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र की भूमि पर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ था। इन कारण से काफी महत्व बढ़ा है किनका, पाटलिपुत्र या पटना का। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। हालांकि पटना, गंगा, सोन, पुनपुन 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से पाटलिपुत्र को गंगा नदी के किनारे माना जाता है। वही गंगा नदी जो कि भारत में सबसे लंबी और पवित्र नदी है। पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें तो इसे प्राचीन ग्रंथों में या फिर पुराणों में
पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा गया है। अब पुष्पपुर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर फूलों की खेती अधिक होते थे, और फूलों में सबसे जो अधिक फूल होते थे, अधिक फूलों की खेती, वह कुसुम फूलों की खेती। यही कारण है कि पाटलिपुत्र को प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा गया है। यही फिर कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ मिला है कि पाटलिपुत्र में पाटल, जिसका अर्थ होता है गुलाब, जिसका अर्थ क्या होता है? गुलाब। अर्थात यह पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति पुष्पपुर या कुसुमपुर शब्दों से ही हुआ है, और पाटलिपुत्र में पाटल का अर्थ गुलाब होता है। उसके बाद गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र की क्षेत्र में हुआ था शुरू। यहीं पर पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कहेगा शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में। उसके बाद कौमुदी महोत्सव किनके काल में शुरू हुआ था? कहेगा गुप्त काल में। मुगल काल में पाटलिपुत्र का ऐसा कहा जाता है काफी विकास हुआ। उसके बाद मध्य काल में यही पाटलिपुत्र आकर के पटना बना, और जैसे कि अभी बिहार की राजधानी कहते हैं पटना। पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तन से। आप कहिएगा पत्तन क्या होता है? समुद्र या सागर के किनारे या नदी किनारे का वह भाग जहां पर पानी वाला जहाज से सामान उतारा जाता है या लादा जाता है, तो उसे पत्तन कहते हैं। फिर से देखिए, नदी या समुद्र के किनारे का वह भाग जहां पर पानी वाला जहाज से सामान उतारा जाता है या लादा जाता है, उसे हम पत्तन कहते हैं। तो पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ना, पत्तन से हुआ है। उसके बाद पटना की देवी पटन देवी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पटना के जो रक्षक हैं, पटना की जो रक्षा करते हैं, वह पटन देवी करते हैं। पटना जो कि गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। एक बार बुद्ध, वही बुद्ध जो कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप पढ़ेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये एक बार गंगा नदी स्नान करने आए थे। स्नान करने के बाद पाटिलगरम, वही पाटिलगरम जिससे कि हम पाटलिपुत्र या पटना कहते हैं, पाटिलगरम के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहे थे कि पाटिलगरम आगे चल करके महानगर बनेगा, लेकिन यह विभिन्न प्रकार के आपदाओं, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि से प्रभावित रहेगा। यहीं पर पूछा जाएगा कि पाटिलगरम या पाटलिपुत्र के बारे में किसने भविष्यवाणी किया? तो कहिएगा बुद्ध ने। उसके बाद काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने किया, और काव्य मीमांसा में बहुत अच्छा से पाटलिपुत्र की विभवता को लिखा गया है। फिर आगे पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र या पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहते हैं, और यहीं पर पूछा जाएगा पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी कहिएगा। पटना में संग्रहालय, अब कहिएगा संग्रहालय क्या है? जहां पर बहुत सारे पुराने अच्छे किताब रखे जाते हैं, ग्रंथ रखे जाते हैं, उसे कहते हैं संग्रहालय। तो पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय भी है जहां पर कि विभिन्न प्रकार के सरकारी क्रियाक्रम होते हैं। उसके बाद गोल घर भी है। गोल घर की पता है ऊंचाई कितना है? एक बार में ऐसे चढ़ेगा तो 96 फीट ऊपर चल जाएगा, 96 फीट के आसपास लंबाई गोल घर का। वही गोल घर जिसका उपयोग अंग्रेज अनाजों को रखने के लिए गोदाम के रूप में प्रयोग करते थे। तो गोल घर पटना में है। तारामंडल भी पटना में है। तारामंडल जाइएगा ना तो वहां पर ऐसा लगेगा कि हम आसमान में बैठे हैं। आसमान सबके बारे में, अंतरिक्ष सबके बारे में बताया जाता है। तारामंडल, जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर पाटलिपुत्र में है। उसके बाद महावीर मंदिर स्टेशन या जंक्शन, पटना जंक्शन जो है उसके आगे सामने में ही है महावीर मंदिर, जो कि एक तरह से बिहार में कई सारे मंदिरों में से सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। महावीर मंदिर पाटलिपुत्र में ही है। मौर्यकालीन अवशेष यानी कि मौर्य काल के समय में जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य थे उसका अवशेष पाटलिपुत्र में मिलते हैं। गुरुद्वारा, वही गुरुद्वारा जो कि सिखों के 10वें गुरु नानक के जन्म स्थान पर बना हुआ है। गुरुद्वारा पाटलिपुत्र में है।
रेलवे पुल, पता है इस पाठ के अनुकूल एशिया का सबसे लंबा ब्रिज गांधी सेतु पुल वह पाटलिपुत्र में ही है। तो रेलवे पुल, संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, और यहाँ पर जैविक उद्यान था, एक ही हुआ। हवाई अड्डा भी वहां है। उसके बाद सरस्वती का कुल गिरी, ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती मां की उत्पत्ति या उद्भव वहीं पाटलिपुत्र क्षेत्र से हुए थे। इस तरह से बहुत सारे पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र की यदि वर्णन करें तो बहुत लंबा इनका वर्णन चलेगा, लेकिन आपको जितना जरूरी था सीखना या सिखाना उतना ही हम अभी प्रयास किए बताने का। यदि कुछ छोटा होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।